पिता, चेहरे पर मुस्कान ली। दानव लड़के ने जिस व्यक्ति की उसने हत्या की थी उसके पिता का विनम्रता से अभिवादन किया। एक जोरदार आवाज किसी को भगा रही थी। जिनकी मई ने कहा कि पहले वाइक के आदेश पर किसी को भी, यहाँ तक कि स्वामी के पुत्र को भी, बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिससे गोहचान नाराज हो गया, जिसने उस आदमी से पूछा कि उन्हें वहां से भगाने का हक किसने दिया। बूढ़े आदमी ने, जो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, दावा किया कि बीमारी हत्या की ऊर्जा से और बिगड़ जाएगी, जिसे वह नियंत्रित करने में असफल रहा, जिसने गार्ड की समझ में लाया कि मे ऑप्शन एक अल्केमिस्ट है। शेवेन ने 2 आदमियों से कमरे से बाहर जाने की भीख मांगना शुरू कर दिया, सबसे बुरा होने का डर लगाकर। अचानक हवेली के स्वामी के निगलने की आवाज से अफरा तफरी रुक गई। झांग और गोहचान उत्सुक हो गए, जबकि रसायन जी बीमार आदमी को लार टपकाते देखकर भयभीत हो गया। अज्ञात बीमारी ने हवेली के स्वामी की आंखें लाल कर दी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। जैसे ही उसके सीने पर का ताबीज गायब हुआ, हत्या करने वाली ऊर्जा उसके उत्थित शरीर में फैलने लगी और नियंत्रण करने लगी। घबराए हुए शमन ने दोनों घुसपैठियों को आदेश दिया कि शापित मास्टर को काबू में रखें ताकि रेड वेब सुरक्षित रहे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बुरी ऊर्जा तेजी से मॉकहेड को घेर रही थी। जैसे ही जॉन और गोचान ने उस पर छायाग्रस्त को पकड़ा, बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्ति के माथे पर अपना ताबीज रखा, बुरी आत्मा को हराने के लिए, उसकी ऊर्जा को खींचने और बीमारी को ठीक करने के लिए। हवेली के मालिक के भीतर की बुराई ने मंत्र के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, आदमी को तोड़ते हुए। अचानक मॉकहेड गायब हो गया। बीमार आदमी ने गार्ड का हाथ पकड़ लिया। एक झटके में मार्शल आर्टिस्ट ने गोचान की बांह मरोड़ दी। गरीब आदमी ने दर्द में चीख पड़ी। पुराने शमैन ने दावा किया कि श्राप ने उस आदमी की शारीरिक ताकत बढ़ा दी है, क्योंकि उसने रेड वेब के स्तंभों में से एक को जमीन पर गिरा दिया। म्यूशी ने दोनों आदमियों को चेतावनी दी कि हत्यारा ऊर्जा एक मेजबान से दूसरे में फैल सकती है। गोचान इस चेतावनी से डर गया, लेकिन जैसे ही वह बीमारी को दोष देने की सोच रहा था, बुजुर्ग शमन ने गोचान से कहा कि श्राप ने आदमी की शारीरिक शक्ति बढ़ा दी है, क्योंकि उसने रेड वेब के एक स्तंभ को जमीन पर गिरा दिया। यह हाथ में मौजूद घर के स्वामी से रेंगना शुरू हुआ। रक्षक आतंकित हो गया, क्योंकि बुरी आत्मा उसके फंसे हुए हाथ से कुछ इंच दूर थी। लेकिन जैसे ही यह अज्ञात बीमारी गार्ड कैंप के शिष्य में स्थानांतरित होने वाली थी, तभी जॉन तलवार हाथ में लिए पीछे से आ गया। अचानक नकली बेटे ने महल के स्वामी का हाथ काट डाला। रक्षक और शमन यह नहीं विश्वास कर पा रहे थे कि शांत मस्तिष्क वाले उस लड़के ने अभी क्या किया। जब बाकी लोग अभी भी सदमे में थे, तब दानव ने देखा कि श्राप अपने मूल मेजबान में वापस घुसने की कोशिश कर रही है। यह स्थिति हत्यारे दानव को काफी पसंद आई। जॉन ने तब श्राप के वापस लौटने से पहले अपने नकली पिता का हाथ काट दिया। पोचान उस राक्षसी पागल व्यक्ति से भयभीत था जिसने घर के स्वामी का अंग काट दिया था। शापित शरीर का हिस्सा अब जमीन पर बेचैन था। म्यूशिन ने तुरंत संक्रमित हाथ पर एक ताबीज लगा दिया। जहां गार्ड पूरी कोशिश कर रहा था हवेली के मालिक की खून बहना रोकने की, वहीं शमन इस अराजक स्थिति के बारे में सोच रहा था। रासायनिक विशेषज्ञ ने भागने का फैसला किया, इससे पहले कि उसे जिम्मेदार ठहराया जाता, क्योंकि वह हाल ही में कटे हुए घर के मुखिया की इच्छित वस्तुएं प्राप्त करने में विफल हो गया था। जैसे ही वह छोड़ने की बात सोच रहा था, अचानक एक तलवार उसके करीब आ गई। शामान घबरा गया और युवा मास्टर से एक स्पष्टीकरण की मांग की। झांग ने भ्रमित गोचान को चुप किया जब वह बोलने ही वाला था। नकली बेटा पूछता है कि क्या दुष्ट आत्मा उसके पिता की बीमारी का कारण थी, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने स्पष्ट किया कि महल के मालिक अभी भी खतरे से बाहर नहीं हो सकते हैं। शमन ने पुष्टि की कि झांग को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जब तक कि वह भी योद्धा की मृत्यु नहीं चाहता। मियोशिन को एहसास हुआ कि जब लड़के ने उसे देखा तो उसने गलती की। दानव बालक ने बूढ़े आदमी से पूछा कि कौन हवेली के मालिक की मृत्यु चाहता है। झांग ने शमन से पूछा कि क्या उसका नियोक्ता वही है जो मालिक के जीवन की परवाह नहीं करता, लेकिन बूढ़े आदमी ने इसे नकारने की कोशिश की। जैसे ही तलवार मियोशिन की गर्दन के करीब पहुंची, नकली युवा मालिक ने दावा किया कि सच ही शमन के लिए मौत से बचने का एकमात्र तरीका है। बुजुर्ग आखिरकार कबूल कर ही लिया कि ये लेडी स्यूक थीं जिन्हें अपने पति के जीवन की परवाह नहीं थी। गोचान ये सुनकर चौंक गए कि पहली पत्नी गुप्त मैनुअल और मैनर मास्टर की मुहर चुराना चाहती थी, जबकि झांग इन विचारों की प्रकृति के बारे में सोचने लगे। गार्ड को विश्वास नहीं हुआ कि लेडी स्यूक इतनी आगे बढ़ गईं और उसने सोचा कि अगर वे हस्तक्षेप नहीं करते तो पहले बेटे को घर के मुखिया के रूप में सुरक्षित किया जा चुका होता। गोचान ने अपने मास्टर को संकेत दिया कि उन्हें अपने नकली पिता की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह पहले बेटे के परिवार के मुखिया बनने को रोकने के बारे में सोच रहा था। उसने दावा किया कि अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पहली पत्नी उस राक्षस लड़के को समाप्त कर देगी। जैसे ही युवा स्वामी ने रक्षक से सहमति जताई, क्योंकि उसने महिला की योजना को विफल कर दिया था, घायल शमन ने दावा किया कि वह मैनर मास्टर की किसी भी कीमत पर मदद करेगा, लेकिन जांग ने असहमति जताई और बूढ़े व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कहा, जिससे उसे भ्रमित कर दिया। राक्षस लड़के ने निर्णय लिया कि माओ शेन को गुप्त हस्तलिखित और हवेली मालिक की मुहर खोजनी चाहिए। इस फैसले से पहरेदार और बूढ़ा आदमी दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। माओ शेन ने नकली व्यक्ति को चेतावनी दी कि इससे हवेली मालिक की जान जा सकती है, परंतु उसे परवाह नहीं थी, जबकि गोचान सोच रहा था कि वह पागल है और उसकी योजना के बारे में विचार कर रहा था। कमरा अब शांत हो गया है। पुराने शमान ने लाल जाल के अवशेषों का उपयोग करके शापित हाथ को लकड़ी के खंभे से जोड़ दिया। जंग ने इस चार्म वाली गुड़िया के कार्य के बारे में पूछा। मियोशिन ने समझाया कि यह गुड़िया एक नकली गवाक्ष थी, जिससे वह बुरी आत्मा धोखा खा जाए और सोचे कि यह आदमी या स्वामी है जो घातक ऊर्जा के संपर्क में आकर फिर से मर सकता है। बूढ़े शमान ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू करने का निर्णय लिया। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति मंत्र पढ़ना जारी रखता है, दुष्ट आत्मा ने लाल धागे पर चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कटी हुई भुजा से एक शैतानी हाथ बाहर आया और नकली पात्र को पकड़ लिया। घर के स्वामी की आंखें नीली चमकने लगीं और उसने भयंकर चीख निकाली। युवा मालिक और उसके व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। जैसे जैसे बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ता रहा, राक्षसी हाथ ने लकड़ी की गुड़िया को मसलना शुरू कर दिया, जो एक बुरा संकेत था। शैमैन ने सोचा कि यह हत्यारा ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी और किसी भी आगे के प्रयासों का परिणाम होगा कि बुरी आत्मा घर में घूमने लगेगी। बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करेगा, क्योंकि तलवार वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सहयोग नहीं करेगा। अचानक माओ शेन ने एक रास्ता खोज लिया। अल्केमिस्ट के चेहरे पर एक गुप्त बुरी मुस्कान देखी जा सकती थी। बूढ़े आदमी ने दावा किया कि उसके पास एक रास्ता है।
कि वो बुरी आत्मा का निष्कासन करेगा, लेकिन सुरक्षा गार्ड को वहां नहीं होना चाहिए। गोचान ने कमरे में अपनी उपस्थिति अजीब समझकर वहां से जाने का निर्णय लिया। जब युवा गार्ड कमरे से बाहर चला गया तो बूढ़े व्यक्ति ने अनुष्ठान शुरू करने का निर्णय लिया। इस बार शमन ने जादू को सफल बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। अचानक दुष्ट खगोलीय इकाई ने भवन के मालिक का उपयोग करते हुए उन दोनों पुरुषों से बात करना शुरू कर दिया। मियोशिन अनुष्ठान के परिणाम से अत्यधिक प्रसन्न था और उसने उस इकाई को उसके प्रश्नों का उत्तर देने का आदेश दिया, जिससे राक्षस को जिज्ञासा हुई। पुराने शमन ने अनुष्ठान की शक्ति का उपयोग करके दुष्ट आत्मा को गुप्त मैनुअल और मालिक के रहस्यों के छिपने के स्थान को उजागर करने के लिए मजबूर किया। अपने प्रयास को तेज करने के लिए दुष्ट खगोलीय इकाई ने अंततः यह प्रकट किया कि वे औषधालय में भूमिगत पत्थर के सामने के दरवाजे के पार थे। अब पागल और बूढ़े आदमी दोनों को कीमती वस्तुओं के स्थान के बारे में पता चल गया था। जादुई ताबीज लकड़ी के दरवाजे से अलग हो रहा था। गुड़िया मियोशिन बुरे आत्मा के हाथ द्वारा नकली पात्र को कुचलते हुए देखकर चौंक गया। बूढ़े आदमी ने युवा मास्टर को तुरंत लाल धागा काटने का आदेश दिया। झांग को जल्दी करनी चाहिए थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा महल के मालिक के शरीर को फिर से कब्जा करने के लिए तार पर चढ़ रही थी। एक पल में राक्षस लड़के ने लाल धागा काट दिया। अचानक दुष्ट हाथों ने नकली युवा मास्टर के पैर पकड़ ली। झांग उलझन में था, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके शरीर पर चढ़ने लगी। राक्षस ने आश्चर्य से पुराने शमन की ओर देखा। मियोशिन के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि आत्मा ने लाल धागे वाले व्यक्ति को पूरी तरह से ढक लिया। झांग पूरी तरह उस बुरी आत्मा द्वारा निगल लिया गया था। जब उसने उस युवा लड़के पर एक ताबीज लगाया तो बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगा कि यह शुरुआत से ही एक घातक इरादे वाली बुरी आत्मा थी, क्योंकि आत्मा किसी भी पल भाग सकती थी। शामान ने खुद को खुशकिस्मत समझा कि उसने राक्षस लड़के को एक वाहिका के रूप में इस्तेमाल किया। मियोशिन ने लक्षित वस्तुएं प्राप्त कर लीं और उस तीसरे मालिक से छुटकारा पा लिया, जिसने उसे आपदाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने की योजना बनाई थी। जवान लड़का बेहोश था और हिलने डुलने में असमर्थ था। क्रोधित क्रूर आत्मा एक चिपचिपा काला चिपचिपा पदार्थ निकला। गुस्से में घातक आत्मा ने उसे लकड़ी की गुड़िया में फंसाने की कोशिश करने वाले को माफ न करने का निर्णय लिया। दुष्ट आत्मा ने मान लिया कि इसका नया वाहक वही है जिसने इसे धोखा दिया था, और उसकी युवावस्था से वह बेहद खुश था। अब नकली मोक अपने ही मन में हमेशा के लिए कैद होने जा रहा था, जबकि दानवीय खगोलीय पुराने हवेली के मालिक की जगह जियांग अब एक शांत धूप वाली जगह पर था, अपने पुराने कपड़े पहने हुए। वह एक शांत जल स्रोत के सामने था। उसने इस जगह को पहचाना। ये वही पानी का स्थान था जहां वह अक्सर रुका करता था। ये एक शांत जगह थी, छोटी पहाड़ी। हमारे नायक को यह जगह बहुत अच्छी तरह से पता थी। पानी का गड्ढा उस राक्षसी बच्चे की यादों में बसा हुआ था, क्योंकि वह हमेशा वहां जाया करता था। जियांग ने अपनी बाल्टी में पानी भरना शुरू किया। इस बार यह जगह औषधियों के जानकारों के लिए कुछ अजीब महसूस हुई, जैसे उसके अंदर कोई विचित्र भावना घर कर गई हो। जवान आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ याद नहीं कर पा रहा था। अचानक जियांग पेड़ों के पीछे उभरते हुए काले धुएं से चौंक गया। आग लड़के के घर की दिशा से आई थी। जियांग ने सब कुछ छोड़ दिया और अपने देखभाल करने वाले के पास दौड़ा। युवक जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ रहा था। वह बूढ़े आदमी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। लड़का पूरे दिल से अपनी संबंधी की भलाई की कामना कर रहा था। अंततः युवक वहां पहुंचा। जियांग ने जो देखा उससे भौंचक्का रह गया। युवा लड़का अपने दादा के पास दौड़ा, जो 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। जियांग ने एक मृत आदमी को जगाने की बेताब कोशिश की। युवा लड़का इनकार में था और हत्यारे की पहचान के बारे में सोच रहा था। एक हत्या करने वाला दरांती राक्षस अपने इकलौते परिवार के नुकसान को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इस समय युवक को एहसास हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति किस तरह का इंसान था। झांग को आखिरकार यह समझ में आ गया कि वह अपने एकमात्र पारिवारिक सदस्य से कितना प्यार करता था। राक्षस की आत्मा ने अंततः इसे ढूंढ निकाला। दुखी युवक को देखने के बाद दानवीय उपस्थिति ने उसके दिल के गहरे में छिपी इच्छा को पहचाना। बुरी आत्मा ने उसमें छेड़छाड़ करने का फैसला किया। काला ऊर्जा लड़के के सिर पर चिपक रही थी। जब यह उसके कानों तक पहुंची तो उसने किसी को उससे पूछते हुए सुना कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही काली ऊर्जा उसकी आंखों तक पहुंची, जॉन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उसके प्रिय दादा थे जो उससे मदद मांग रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से जल्दी करने को कहा। इस बार लड़के के लिए अपनी ही आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। काली ऊर्जा ने पूरी तरह से युवा व्यक्ति की धारणा को डुबो दिया। जॉन ने जल्दी से अपने उलझन में पड़े दादा को गले लगा लिया। बूढ़े व्यक्ति, जो गिरने ही वाले थे, ने अपने पोते से अचानक इस स्नेह के पीछे का कारण पूछा, जिसे वह समझा नहीं पाया। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास हमेशा उसका देखभाल करने वाला होगा, जिसने किसी तरह उसे अब तक जीवित रखा। दुष्ट एस्ट्रल इकाई कोने में हंसी, जबकि दादा का भ्रम युवा व्यक्ति को गले लगा रहा था। राक्षस की आत्मा उसके पास जो था उससे खुश थी। खोई हुई प्यारी यादों को सच्ची खुशी के रूप में उस दुष्ट आत्मा ने वर्णित किया। जब झांग ने अपने दादा से पूछा कि उसे धार्मिकता के चरित्र पर उसका नाम क्यों रखा गया, तो दुष्ट खगोलीय इकाई ने अपनी जाल के बंद होने पर खुशी जताई। दानव करीब से अपनी छल कपट की सराहना कर रहा था। अचानक संहारकारी दरांती राक्षस ने दुष्ट आत्मा के स्थान की ओर देखा। राक्षस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। फिर झांग ने आध्यात्मिक परजीवी को उसके चेहरे से पकड़ लिया। राक्षसी लड़के ने दावा किया कि राक्षस ने उसे एक पीड़ादायक घटना याद करवाई, जबकि दुष्ट आत्मा अभी भी लड़के के भाषण से चौंकी हुई थी। मेजबान अपने दिवंगत दादा की छवि का उपयोग करने वाले सहजीवी से चिढ़ गया था जब वह दर्द से कराह उठा। दानव लड़के के अनुसार दुष्ट आत्मा कुछ समझने में असफल रही। अपनी खुशी और बदले की इच्छा को पूरा करने के लिए झांग को कुछ ऐसा देखना चाहिए था जो कि बूढ़े आदमी की तुलना में जीवंत लोगों में उससे बेहतर होता। पागल ने एक मुस्कान के साथ कहा कि दानवी आत्मा को ऐसा भ्रम पैदा करना चाहिए था जहां वह अपने दादा के हत्यारे को टुकड़े टुकड़े कर देता, जिससे उसे खुशी और प्रसन्नता मिलती। दानव आत्मा ने देखा कि युवा के चेतना में कुछ बह रहा था। ये एक बुराई के रूप में छिपा हुआ एक क्रूर इच्छा थी जो मृत आत्माओं को भी डरा सकती थी। अब काली ऊर्जा दानव लड़के के हाथ में थी। झांग अपनी शरीर में भ्रमित आत्मा की दानवी ऊर्जा को अपने हाथ में केंद्रित कर सकता था। दानवी खगोलीय इकाई विश्वास नहीं कर पाई कि जीवित विश्व से ऐसी कोई अस्तित्व बनाई गई थी।
ऐसी इच्छा हो सकती है। फिर भी दुष्ट आत्मा ने देखा कि हत्या की लालसा को एक अज्ञात शक्ति द्वारा रोका गया था। लड़के के दादा ने उसके नाम से संबंधित पिछले प्रश्न का उत्तर देने का निर्णय लिया। बूढ़े व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उनके पोते का नाम जॉन इसलिए रखा गया क्योंकि वह दूसरों से अलग होते हुए भी वह हमेशा चाहता था कि उसके पास एक अच्छा और धर्मात्मा दिल हो। जुम के संरक्षक ने दावा किया कि उसने उसे यह नाम इसलिए दिया ताकि वह सही रास्ते पर बना रहे जब तक कि वह खोता नहीं जाता। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने यह इच्छा जताई कि वह युवा आदमी को धर्मी व्यक्ति बनते देखना चाहता है, दानव आत्मा का मुखौटा जो पीड़ा में था टूट गया। अंततः दानव आत्मा दानव लड़के की पकड़ से खुद को मुक्त करने में सफल रहा। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए आध्यात्मिक आक्रमणकारी जिसे हंसिया लिए व्यक्ति द्वारा पीछा किया जा रहा था ने सोचा कि उसे अपने विक्षिप्त पीछा करने वाले की गहरी चेतना में पीछे हटना चाहिए। जूम अभी भी दानवी आत्मा का पीछा कर रहा था। जैसे ही दुष्ट आत्मा अपनी जान बचाने के लिए भागी, सोचते हुए कि उसे बस उसकी गहरी चेतना तक पहुंचना था क्योंकि वह पहले से ही लड़के के शरीर में थी, हंसिया दानव धीरे धीरे दूर होता चला गया। दुष्ट आत्मा ने हरी घास पर कदम रखा। अब सूरज दुष्ट आत्मा के टूटे हुए मुखौटे पर चमक रहा था। वह अब एक बड़ा दरवाजा ली फूलों के मैदान में था। दुर्भावनापूर्ण खगोलीय उपस्थिति को लड़के की चेतना के भीतर एक फूलों का मैदान देखकर आश्चर्य हुआ। दुष्ट आत्मा हरे मैदान में उस रहस्यमय द्वार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। क्योंकि एक तावीज लाल दरवाजे को सील कर रहा था, राक्षस ने अनुमान लगाया कि लड़के की यादें इसके पीछे बंद हैं और उसने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों है। लेकिन दुष्ट आत्मा को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक वह युवा व्यक्ति की चेतना के केंद्र तक पहुंचने के लिए दरवाजा खोल सकता था, अचानक वातावरण बदल गया जिससे आध्यात्मिक परजीवी भ्रमित हो गया। राक्षस फूल के क्षेत्र से निकल रही काली ऊर्जा से चौंक गया। अचानक काली ऊर्जा ने दुष्ट आत्मा के पैरों को जमीन से बांध दिया। दुष्ट प्राणी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेजबान परजीवी को निगल रहा था। दानवी प्राणी ने संघर्ष किया क्योंकि उसके लिए परिस्थिति बिगड़ रही थी। झांग निशानित आत्मा को निगलने ही वाला था। दुष्ट खगोलीय इकाई डूबने वाली थी। अब वह लड़के के मुंह के अंदर थी। बस ऐसे ही पोत ने अपना सहजीवी निगल लिया। अचानक झांग ने अपनी चेतना वापस पाली। मेई वुजियान दानव लड़के द्वारा उत्सर्जित अंधकारमय ऊर्जा की भारी लहर से चिंतित हो गया। शामन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जाली युवा मालिक ने बस अपने सिर से सील को फाड़ दिया। झांग से अंधकारमय ऊर्जा निकल रही थी। एक संहारक क्रांति दानव अब दानवी चेतावनी दे रहा था। एक रहस्यमय आकृति युवा स्वामी के पीछे प्रकट हुई। झांग ने अपने पीछे उस प्राणी की ओर देखा। दुष्ट साधु अब प्रकट हो गया था। अंदरूनी महल के बाहर एक व्यक्ति अपने निर्णय पर सवाल उठा रहा था। झांग व्यांगुन अपने कार्यों के बारे में अनिश्चित था। वो व्यक्ति महल के स्वामी की प्रशंसा करता था और युवा साधु इंडियन को एक नायक के रूप में देखता था जो गलतियां नहीं करता। 19 साल पहले इन दोनों व्यक्तियों की मुलाकात तब हुई थी जब महल के स्वामी ने झांग व्यांगुन, जो एक मार्शल आर्टिस्ट था, को साधु को हराने में मदद की थी। आदमी जलदस्युओं की प्रशंसा करता था और जल्द ही वह मोक इंदन का वफादार आंतरिक महल का स्वामी बन गया। भ्रमित होकर आदमी ने आकाश की ओर देखा। आंतरिक महल के स्वामी ने सोचा कि यह सब कैसे हो गया। जंग को याद आया कि पहली पत्नी ने उनसे पूछा था कि क्या जिशा का बेटा अपने पिता की जगह मोक्सफोर्ड मैंशन का नया मुखिया बन सकता है। लेडी सिक्शन ने कहा कि परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए आंतरिक महल के मास्टर को आंतरिक हॉल के आसपास की जगह को खाली करना होगा जब तक कि शमन इच्छित वस्तुओं का पता नहीं लगा लेता। जंग ने मोक हाउस की मदद के लिए शमन को प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन उन्हें असहज महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी असफल था। अंततः आंतरिक हवेली के स्वामी ने कार्य करने का निर्णय लिया क्योंकि प्रथम पत्नी की योजना उनके मोक इंचन के प्रति लिए गए वचन के विरुद्ध थी। आदमी ने जल्दी से मैनर मास्टर की जांच करने का फैसला किया। मियोशिन ने सोचा कि यह साधारण प्रतिशोधी आत्मा नहीं थी। युवा बालक ने अभी अभी एक उच्च श्रेणी की दुष्ट आत्मा को बुलाया था। वह दुष्ट साधु को आदेश देने की तैयारी कर रहा था। राक्षसी लड़के ने बुरी आत्मा को बूढ़े आदमी को मारने का आदेश दिया। मेई वुशियन घबराने लगे। एकदम से शमन ने राक्षस लड़के को रोकने के लिए आराम का हाथ संकेत इस्तेमाल किया। तांत्रिक उलझन में था क्योंकि युवा मालिक ने एक दुष्ट अष्टल सत्ता को आदेश दिया था। मेई वुशियन ने सोचा कि ऐसा हानिकारक प्राणी जैसे कि प्रतिशोधी आत्मा को नियंत्रित करना असंभव है। बूढ़े व्यक्ति को उस पर हमला कर रही बुराई से खुद का बचाव करने में कठिनाई हो रही थी। हानिकारक आत्मा ने अंततः बूढ़े तांत्रिक को हरा दिया। मेई वुशियन मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सका। खून के प्यासे दैत्विक साधु ने एक हानिकारक मुस्कान दी। दैत्य लड़के का निरीक्षण करते हुए बूढ़ा व्यक्ति एक तलवार की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। श्यामन ने एक धातु की तलवार से उच्च श्रेणी की बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश की। दुष्ट आत्मा अपने आप को बूढ़े आदमी पर फेंक दिया। मियोशिन अपनी जान को लेकर डरा हुआ था। अचानक कई दानवी हाथ राक्षसी भिक्षु के मुंह और शरीर से बाहर आ गए। बुराई के हाथों ने तेजी से बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। मियोशिन दुष्ट आत्मा के स्वामी से जिंदगी बख्शने की भीख मांगते हुए अपनी वफादारी की पेशकश करता है। तीसरे युवा मास्टर ने इस बात की पुष्टि की कि वह बुजुर्ग को नहीं छोड़ेगा, जो समझा कि ऐसा उसकी पहले की चालाकी के कारण हो रहा है। लेकिन राक्षस लड़के ने स्पष्ट किया कि यह मुख्य कारण नहीं था। मियोशिन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राक्षसी भिक्षु के स्वामी ने उसे खत्म करने की योजना बनाई थी क्योंकि वह गुप्त पुस्तिका में मैनेजर मास्टर की मुहर के बारे में जानता था। जैसे ही बूढ़ा आदमी बुरी आत्मा से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसने जवान आदमी की योजना को समझ गया। जैसे ही दुष्ट भिक्षु ने शमन को निगल लिया, अभागा आदमी समझ गया कि उसे हटाने की साजिश हो रही है। युवा मास्टर ने गार्ड से कमरे में प्रवेश करने को कहा। जैसे ही वह अंदर आया, गोचान उस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। महान शमन मियोशिन अब केवल सड़ा गला शव था। रक्षक ने मालिक से पूछा कि क्या बूढ़ा आदमी मर गया है, लेकिन युवा ने कोई उत्तर नहीं दिया और रक्षक से शरीर उठाने के लिए कहा, जिससे गोचान चौंक गया। अचानक दानवी लड़का अपनी तलवार घुमाने लगा। गोचान ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए महल मालिक के कमरे को तहस नहस कर दिया। युवा व्यक्ति ने दावा किया कि मायोशिन पागल हो गया था और अपनी पागलपन में उसने मोकिंडन का हाथ काट दिया था। जब गोचान ने खुलासा किया कि उन्होंने गुजरते समय बूढ़े व्यक्ति को रोका था, तो गोचान अवाक रह गया। रक्षक ने दानवी लड़के से पूछा कि क्या उसने झूठ की साजिश रची थी, जिसे उसने स्वीकार किया और रक्षक से कहा कि वह शरीर को उठा ले।
यदि योजना में कोई समस्या थी। गोचन को लगा कि झूठ सही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या दूसरे इस पर विश्वास करेंगे, खासकर लेडी स्यॉक जो उनसे सवाल करेंगी, इसलिए उन्होंने दावा किया कि इससे वह संदिग्ध लगेंगे। जोंग ने पूछा कि क्या उनकी कहानी अधिक विश्वास योग्य नहीं थी, तो गार्ड ने कहा कि भले ही शमन सच में पागल हो गया हो, उसका नियोक्ता इस विचार को खारिज कर देगा। दानव लड़के ने अपनी बनाई हुई कहानी को परिपूर्ण करने के तरीके के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जोंग ने एक समाधान निकाला जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई। जैसे ही उसने अपनी टांग में खुद को छुरा मार लिया, राक्षस लड़के ने कहानी में जोड़ा कि पागल आदमी ने उसके पिता का हाथ काट दिया और उसे खत्म करने की कोशिश की। गार्ड इस कार्रवाई और योजना से हैरान था। जोंग ने हथियार फेंक दिया और गार्ड से उसकी योजना के बारे में पूछा। सनकी ने पूछा कि क्या अब कहानी और दिव्य हो गई है। रक्षक को लड़का और उसकी दृढ़ता डरावनी लगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक झूठ के लिए अपनी खुद की टांग पर वार कर लिया था। जब गोचैन ने युवा स्वामी से पूछा कि क्या उसे अपनी चोट में मदद की जरूरत है, उसने इसे अस्वीकार किया, ये बताते हुए कि उसे अभिनय के लिए पीला दिखना चाहिए। गोचान ने उसे भयावह बताया। जैसे ही गार्ड सोच रहा था कि वह दरांती के राक्षस से उलझना नहीं चाहता, गोचन आंतरिक हवेली के मालिक को देखकर हैरान रह गए। जयामायंगन कमरे के अंदर की अव्यवस्था देखकर चौंक गए। आंतरिक हवेली मालिक का स्वागत उनके एक हाथ वाले मालिक और मृत शमन को देखकर हुआ। गुस्साई जयामायंगन ने मान लिया कि यह दोनों आदमियों की गलती है। गोचन और मकदायोनवून ने दावा किया कि दिखावे उनके खिलाफ थे। तीसरे युवा स्वामी ने कांपते हुए जयामायंगन से अपने पिता की जांच करने के लिए कहा। अचानक वह युवक जमीन पर गिर पड़ा। अंदरूनी महल के मालिक ने गार्ड से पूछा कि तीसरा बेटा कमरे में क्यों मौजूद है, जिसे समझाना उसके लिए मुश्किल था। गोशान ने टूटे हुए लड़के के चेहरे पर मुस्कान देखी। अपने मालिक को गुप्त रूप से मुस्कुराते देखकर जवान गार्ड यह जानकर हैरान रह गया कि उसका गिरना महज एक नाटक था। अब मौके तलवार महल चिकित्सा हॉल में रात का समय था। इमारत के अंदर विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां लगाई गई थीं। बहुत सारी अलग अलग दराजें देखी जा सकती थीं। दवाई की गंध ने नायक को आराम महसूस कराया, क्योंकि उसे मैनुअल में सील की दिशा याद आ गई। झांग ने भाग्यशाली महसूस किया कि वह मूल्यवान वस्तु के स्थान पर पहुंचा। रात को देर से जब जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली हो, तब राक्षस लड़का हवेली के मालिक की संपत्ति की तलाश करेगा। घायल गोचान अब अपने गुरु के साथ था। झांग ने दावा किया कि उसका चिढ़ा हुआ व्यक्ति देर से आया, क्योंकि उसने अपनी पोशाक से कुछ बाहर निकाला। गोचान ने राक्षस लड़के को मियोशिन की 2 किताबें दी, जैसा कि उसने अनुरोध किया था, और पूछा कि क्या ये सही है। रक्षक ने कहा कि इन 2 पुस्तकों को जलाए जाने से पहले चुराना कठिन था, जिससे युवा मालिक की जिज्ञासा बढ़ गई। अपराध स्थल से सबूत मिटाने के लिए उस बूढ़े आदमी की सभी वस्तुएं आग में फेंक दी गई थीं। झांग निराश था, क्योंकि केवल विषमता का पहला टॉम और मास्टर चू की यिन यांग स्कूल की संक्षिप्त मूल पुस्तक ही मिली। वह केवल वही थे जो आग में गायब नहीं हुए। राक्षस लड़के ने युवा गार्ड की अच्छी कार्य के लिए प्रशंसा की। झांग ने गोचान से पूछा कि उसके साथ क्या मामला है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह युवा मास्टर इन 2 जादुई किताबों की खोज क्यों कर रहे थे, इसे लेकर उत्सुक था। साइड दानव ने खिड़की की ओर इशारा किया और भ्रमित गार्ड से पूछा कि उसने बाहर क्या देखा। गोचान ने बाहर अच्छी तरह देखा। गार्ड ने दावा किया कि उसने खिड़की के बाहर, जहां विशाल दानवी भिक्षु था, कुछ नहीं देखा। झांग ने पुष्टि की कि यही समस्या थी जिसे वह हल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे युवा गार्ड और भी अधिक भ्रमित हो गया। झांग ने कहा। अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज ने दोनों व्यक्तियों का ध्यान खींचा। दरवाजे के पीछे से एक आवाज ने महिला को बताया कि तीसरा बेटा अब भी घायल है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। दरवाजा खोला गया, जिससे मकान के मालिक की पहली पत्नी दिखाई दी। लेडी सीयू युवा मास्टर से बात करने आई। झांग बस उस महिला को खाली निगाहों से देखता रहा। गौचैन ने तुरंत पहली पत्नी का अभिवादन किया। झांग को आखिरकार समझ में आया कि उसके सामने खड़ी महिला कौन है। गुस्से में थी वह महिला मार्शल जिया कबीले की पहली पत्नी थी। गार्ड कैम ने उसे दुनिया की सबसे दिलचस्प व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। वह जिया मुक्केबाज कबीले की एक बुद्धिमान और प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट है। जब युवक ने पहली पत्नी का अभिवादन किया, तो उसे कठपुतली मास्टर ने उसे पहले बेटे से भी बड़ा खतरा बताया था। ये याद आया। नकली व्यक्ति ने अपने पैर की चोट के कारण बैठकर अभिवादन करने के लिए माफी मांगी। गोचान सम्मानजनक अभिवादन से चकित हुआ और मान लिया कि वे उसकी पूछताछ का सही से जवाब दे सकें तो सुरक्षित रहेंगे। झांग तब भ्रमित हो गया जब पहली महिला ने कहा कि वह यहाँ उसके अभिवादन को प्राप्त करने के लिए नहीं आई है। अचानक लेडी श्याक ने तीसरे युवा मास्टर के घायल पैर पर प्रहार किया। गोचान और झांग इस शत्रुतापूर्ण और अचानक कदम से हैरान रह गए। तीसरे युवा मास्टर की चीख से कमरा गूंज उठा जब वह दर्द में तड़प रहा था, लेकिन उसके गार्ड की प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक तलवार उसके गले के पास आ गई। गोचान अवाक रह गया जब प्रथम महिला की सेवा करने वाली महिला तलवारबाज ने उसे तलवार की नोक पर रखा। लेडी सिक अब युवा व्यक्ति की चोट के बारे में निश्चित थी, ये दावा करते हुए कि यह कठिन होना चाहिए। चतुर पहली पत्नी ने अंदाजा लगाया कि झांग ने जानबूझकर अपनी टांग पर वार किया ताकि अपनी चाल को पुख्ता किया जा सके। लेडी सियुक ने दावा किया कि तीसरे युवा मास्टर ने इनर मैनर मास्टर को एक पक्का रिपोर्ट दी, लेकिन फिर भी एक विवरण उनकी नजर से बच गया। पहली पत्नी ने दावा किया कि दिवंगत मियाओ शिन जैसे अनुभवी शमन पर एक समारोह में कब्जा नहीं किया जा सकता। झांग को अपनी कहानी पर पहली पत्नी की हंसी सुननी पड़ी कि एक शमन पागल हो गया। अचानक लेडी सियुक गुस्से में फट पड़ी और तीसरे युवा मास्टर को इतनी कमजोर जिंदगी को नाकामयाब होने की सोच के लिए थप्पड़ मार दिया। पहली पत्नी का थप्पड़ इतना जोरदार था कि घायल युवक बिस्तर से गिर गया। लेडी सियुक ने कहा कि वह सिर्फ तृतीय युवा स्वामी से पूछेंगी कि उसने मैनर मास्टर के कमरे में क्या खोजा। तीसरा युवा स्वामी वहां अपने घायल पैर के साथ बस बैठा रहा। अचंभित होकर दानव लड़का मुस्कुराने लगा। अचानक वह रोने लगा, फिर वह पागल हंसी में फूट पड़ा। इसे देखकर पहली महिला ने समझा कि तीसरा युवक पागल हो गया है। पागल आखिरकार अपनी पागल हंसी को रोक दिया। उसी तरह हत्या करने वाला दरांती राक्षस ने अपने हमलावर की ओर इशारा किया और अपने दानवी साधु को बुलाया। सभी लोग हैरान रह गए जब दुष्ट आत्मा पहले पत्नी के पास से होकर गुजरी। बेचैन महिला डर से भर गई।